अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम का हम आगाज़ कर चुके हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि गुज़िश्ता शब रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश आई, तेज़ हवा चली, आंधी आई, दर्जा हरारत कुछ हद तक नीचे गया रात का, लेकिन एक दफ़ा फिर जैसे ही सूरज ने आंख खोली और दर्जा हरारत वापस जून और मिड ऑफ जून वाला दर्जा हरारत। बिल्कुल जनाब, सूरज अपनी फिर से आबोताब पे आ चुका है और आज भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन रिजवान, आज के दिन भी अकॉर्डिंग टू द गूगल और एक्यू वेदर के मुताबिक कि आज भी थोड़ी सी बारिश की प्रिडिक्शन है इन द मिड डे। सो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा जो हमारा मौसम है वो मॉडरेट हो जाएगा इस बारिश की वजह से, क्योंकि शॉपिंग सबकी चल रही है, मंडियों में रश है, रोड्स पे रश है, परदेसी अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं और कुछ लोग रुख कर रहे हैं जी मंडियों का। इसके साथ साथ तैयारियां ईद की जारी और सारी हैं, लेकिन मौसम है गर्म और खुश्क। और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर, कराची या हम देखें गिलगित बल्तिस्तान में टेम्परेचर राइज कर रहा है और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और ना तो ये अभी किसी गूगल के इंडिकेटर के थ्रू भी बता रही हूँ आपको, और इसके साथ साथ हमारे साथ जब प्रोग्राम में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी कहा कि कोई खातिर का इम्कान नहीं है कि ईद पर बारिश होगी। तो ईद भी रहेगी गर्म और खुश्क, लेकिन आपने अपना मिजाज बिल्कुल भी गर्म और खुश्क नहीं रखना और अच्छे से ईद को सेलिब्रेट करना है। मौसम को सर्वे सवार ना होने दें, बल्कि अपने आप को भी ठंडा रखें और साथ ही साथ अपने मिजाज को भी ठंडा रखें। बिल्कुल जनाब, मिजाज को आपने ठंडा रखना है और जो है ना वो कहते हैं कि सर को ठंडा रखें, पाँव को गर्म रखें, यानी कि मेहनत करते रहे, लेकिन अब जो है वो जेब गर्म होगी, क्योंकि बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं बजट के हवाले से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़ेर बहस जो आजकल का मौजू है वो है बजट। और बजट 2024-2025 हमने देखा कि टैक्स में इजाफा हुआ, इसके साथ साथ जो है सब्सिडीज़ भी बहुत सी चीज़ों में प्रोवाइड की गई, खासतौर पर एजुकेशन के हवाले से हम देख रहे हैं, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी देख रहे हैं, फिर कल पंजाब का भी बजट पेश किया गया, आज सिंध का पेश किया जाएगा। और रिजवान, जहाँ पे हम एक तरफ बात करते हैं कि हमें टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है, वहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हम देखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, फिर ओल्ड एज बेनिफिट के हवाले से भी काम किया जा रहा है। और तवानाई पर बहुत ज़्यादा अखराजात किए जा रहे हैं और ख़ासतौर पर तवानाई में बेहतरी के लिए पाकिस्तान के जो मुआहदे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए और फिर इंडस्ट्री में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से इंडस्ट्री को तवानाई की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए भी मज़ीद गुफ्तगू और इस हवाले से मज़ीद जो पैकेजेस हैं उस पर बात हो रही है। और बजट में भी इसकी पेशकश की गई है, तजावीज़ रखी गई हैं। जबकि कल वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कौमी असम्बली में सेनेट में बजट पेश करने के बाद उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके बावजूद हम इक्तिसादी महाज पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की जानिब लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेलर्स को टैक्स नेट मिलाना पाकिस्तान की ये ज़रूरी था, पाकिस्तान के नेट टैक्स को बढ़ाने के लिए, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए महानूर, तो जो हम बात करें कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं कि IMF की तरफ जाना पाकिस्तान की मजबूरी थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान और गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान जो पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम मिला है, उसके बाद पाकिस्तान का IMF के साथ एतमाद में इजाफा हुआ और फिर बाकी जो इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एतमाद और दोस्त ममालिक के साथ साथ वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी शोबे में, उनके एतमाद में भी इजाफा हुआ है। अच्छा, आप बहुत सी जो इब्हाम थे, बहुत सी बातें थी, वो जो माइंड में हमारी चीज़ें चल रही थी बजट के हवाले से, वो क्लियर हो गई पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसमें वज़ीर ख़जाना ने जहाँ पे बजट के हवाले से बात की, उस पर यह भी बात की गई है कि जनरल सेल्स टैक्स को 18% से बढ़ाकर 19% करने की कोई तजवीज़ भी ज़ेरे गौर नहीं है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का इत्तलाक फौरी तौर पर नहीं बल्कि बतदरीज किया जाएगा और GDP और अफरात ज़र के अहदाफ हकीकी हैं। 12,000 अरब की जो है हम देख रहे हैं कि बेसिकली रिजवान बहुत सी चीज़ें थी जिसको हमने देखा कि बजट के हवाले से भाम भी थे, सोशल मीडिया पर गुफ्तगू भी इस हवाले से की गई, लेकिन हम जहाँ पे हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जहाँ पे हमें बेनिफिट दिया जा रहा है, उसका जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि ये वन वे और अदर एक दूसरे को बैलेंस करेगा। लेकिन ये हम जानेंगे एक्सपर्ट से। जी बिल्कुल, और शकील अनवर कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि माहिर मुआशियात हैं। शकील अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।
जी वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। शकील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो बजट पेश किया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अवाम की राय इसमें बहुत मिक्स्ड आपके सामने आ रही होगी सोशल मीडिया के थ्रू। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, माहिर माशियात हैं आप, माहिर इक्तिसादियात हैं आप, आपने इससे पहले के भी बजट देखे हैं, क्या इसमें बेहतरी आई है? और ये जो करंट सिचुएशन थी जिसमें हम प्री इलेक्शंस भी देख रहे थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात कर रही थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, क्या ये बजट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में लेके आएगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत बजट देखे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के इस मौजूदा बजट जो 2024-25 को वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने पेश किया कौमी असम्बली में, वो इंतहाई मुख्तलिफ और एक चैलेंजिंग बजट है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान माशी हालात उसके पाकिस्तान के गुज़िश्ता चंद सालों से बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। इसी के पेश नज़र पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा, और IMF से जो डील हुई उसके बाद ही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लाइक जो सिचुएशन का शिकार था वहाँ से निकल सका। पाकिस्तान में महंगाई बहुत बड़ी है गुज़िश्ता 3-4 सालों के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान के इस मौजूदा बजट के अंदर बहुत सारे टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इक़दामात किए गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का बजट आप जानती ही हैं कि खसारे का बजट है। पाकिस्तान को ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का खसारे का बजट पेश करना पड़ रहा है, और उस खसारे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान कर्ज लेता है। इस बजट में सबसे अहम बात यह है कि जो खसारा है इस बजट के अंदर, उसको पूरा करने के लिए IMF या किसी भी एक्सटर्नल लोन के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बजट वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर रहा है कि इसके खसारे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान IMF के पास नहीं जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान इंटरनल बोरोइंग करेगा, बैंकों के ज़रिए सुकूक बॉन्ड्स इशू करेगा, पैंडा बॉन्ड जो चाइना के साथ हैं वो इशू करेगा, ताकि पाकिस्तान अपने इस खसारे को मीट कर सके। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई है। इसीलिए इस बजट का जो मेजर हिस्सा है वो सूद की अदायगी में 50% के करीब चला जाता है। उसके बाद जो बकिया बजट का हिस्सा बचता है वो हमारे डिफेंस में जाता है, हमारे सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए, पेंशन्स और अखराजात के लिए जाता है। PSDP की एलोकेशन बहुत ज़्यादा की गई है इस दफ़ा, उसमें इजाफा भी थोड़ा सा किया गया है ताकि तरक्याती काम हो सके इस मुल्क के अंदर। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के इस मौजूदा बजट के अंदर 1300 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडीज़ भी दी गई हैं ताकि कुछ रियायत दी जा सके। आपने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया कि BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत तेज़ी से फैली है गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर, उसको रोकने के लिए, उसको किसी बेहतर लेवल पर लाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजरा किया गया है, और उसमें भी एक बेहतर एलोकेशन की गई है। पाकिस्तान को इस वक्त इस माशी बहरान से निकलने के लिए इसी किस्म के बजट की ज़रूरत थी, जिसमें कि जो अनटैप्ड एरियाज़ थे, जो कोई टैक्स नहीं दे पा रहे थे या नहीं देना चाहते थे, उनको भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश इस बजट में की गई है। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी तफरीक पैदा हो गई है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की। हालांकि ये दुनिया में नहीं होता और यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक को टैक्स अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए। इस लिहाज से जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर 45% तक टैक्स की शरह कर दी गई है, ताकि वो फाइलर हो जाएं और अपने टैक्स रिटर्न्स जमा कराएं। इससे ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए ये बजट मैं समझता हूँ, जो कि टैक्स नेट को बढ़ाने का मूजिब बनेगा। उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो है डिजिटाइजेशन का, क्योंकि इस बजट के अंदर वज़ीर ख़जाना ने बहुत ही वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि हम FBR की डिजिटाइजेशन अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जितने भी सिक यूनिट्स हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि हुकूमत का काम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रन करना नहीं है, इसलिए तमाम वो इदारे जो कि सरकार के नुकसान में हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इस सिलसिले में PIA के हवाले से क्लियरली आपको पता ही है कि उसकी प्राइवेटाइजेशन जल्द ही पाए तकमील को पहुंच जाएगी। तो वो तमाम अहदाफ जो रखे गए हैं इस बजट के अंदर, गो के मुश्किल हैं,
ओवर एम्बिशस भी नज़र आते हैं हमें कई कई जगहों पर, लेकिन इसको चैलेंजेस को काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस किस्म के ही इक़दामात लिए जा सकते थे, जो कि हमारे लिए मजबूरी भी है और हमारी इकॉनमी को ट्रैक पर लाने के लिए इंतहाई ज़रूरी भी है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है, यकीनन महंगाई गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कुछ कम भी हुई है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ज़री पॉलिसी के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 1.5% शरह सूद में कमी भी की, जिससे कारोबारी सतह पर इस्तेहकाम आएगा और जब उधार सस्ता होगा तो कारोबार एक्सपैंड किए जाएंगे, कंपनीज अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करेंगी और बैंक से लोन लेकर के मज़ीद काम कर सकेंगी। गो के ये शरह सूद भी हायर लेवल है और इसमें बतदरीज कमी मुतवक्को है। इसी लिहाज से जैसे जैसे इन्फ्लेशन नंबर्स कम होंगे, शरह सूद में कमी आएगी। शरह सूद में कमी आएगी तो बिज़नेस कॉन्फिडेंस रीस्टोर होगा और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो सकेंगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि वक्ती तौर पर जो इस वक्त बहरान या परेशानी का शिकार आवाम रही है गुज़िश्ता चंद सालों में, उसमें रिलीफ बहुत जल्द तो नहीं होगा, लेकिन एक ग्रेजुअल स्पीड के साथ जैसे हम जब चल रहे हैं आगे, तो आइंदा 1 साल के अंदर हमारे जो बजट के अहदाफ हैं उसके मुताबिक 3.5% शरह नमू भी रखी गई है, जो कि बहुत रियलिस्टिक है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त 2% से ऊपर हमारी GDP ग्रोथ आ चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि 3.5% से ऊपर अगले बरस तक हम इंशाल्लाह अपनी ग्रोथ टारगेट्स अचीव कर सकेंगे। गो के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें एम्बिशस भी नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ये कैसे करेगी, यकीनन उनके पास कुछ प्लान होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स अपने अचीव कर सके ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी ट्रैक पर आ सके। जी शकील अनवर कमाल साहब, हम देखते हैं कि इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। जैसे आपने कहा कि नॉन फाइलर की टर्म दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। कल वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा कि अब नॉन फाइलर कोई नहीं होगा, सबको टैक्स नेट में आना होगा, सबको टैक्स पे करना होगा। रिटेलर्स का इंक्लूजन और उन तमाम तबकात के इंक्लूजन कितना अहम है और ये चैलेंजिंग भी है। बहुत सारे लोग इस पर यकीनी तौर पर खुश भी नहीं होंगे। इसके बावजूद हमें ये स्टेप्स लेने हैं अब, क्योंकि बाज़ औक़ात जब इकॉनमी की बात होती है तो डिमांड यही किया जाता है कि सख्त फैसले लेने होंगे। कब सख्त फैसले लेंगे? जब सख्त फैसले लिए जाते हैं फिर उनको उस तरह से सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर मीडिया का किरदार कितना अहम होगा? जी ये देखिए, इस वक्त जो है ना, जिस तरह से हम हुकूमती सतह पर देखते हैं कि तमाम तरह स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बहुत एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और सबकी इस वक्त अव्वलीन तरजीह मईशत की दुरुस्तगी है, मईशत की बहाली है। तो यकीनन अवामी सतह के ऊपर भी और दीगर जितने भी हमारे शोबा है ज़िंदगी हैं उसमें सबसे कलीदी किरदार अदा करता है मीडिया का, जो कि इस वक्त हाईलाइट करे कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें अवामी किरदार क्या होना चाहिए, मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए। हुकूमत पर तनकीद बेशक आप जायज़ तनकीद की जा सकती है, लेकिन तामीरी होनी चाहिए, आपको सलूशन के साथ बात करनी चाहिए। और इस वक्त जो हालात है उसमें रिटेल सेक्टर को और दीगर सेक्टर्स को जिस तरह से नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स की शरह बढ़ाई गई है, इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर और कैपिटल गेन टैक्स को जिस तरह से उन्होंने डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश की जा रही है और बात की जा रही है, ये एक खुशाइंद अमर है। देखिए, तमाम मामलात का हल जो है वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने से नहीं होगा। मामलात का हल होगा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ से, और जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत का इस तरफ ही इक़दाम जो है वो चल रहा है और वो रास्ते पर उसी ट्रैक पे चल रही है जो कि इकॉनमी को डिजिटाइजेशन की तरफ भी लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी लेकर के जाना है और एक सही सिमत मुतय्यन करना हुकूमत की इस वक्त अव्वलीन तरजीह नज़र आ रही है। इसको समझने की ज़रूरत है। मसला ये है कि हम डे टू डे इशूज़ के अंदर आवाम जो है वो डिप्रेस है और वो नेगेटिव रिमार्क्स कोई भी जो अगर स्पार्क करता है तो उसको हमारा ये फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसको 100 लोगों तक भेज दें या उसको आगे
फैलाएं। हालांकि जो पॉजिटिव बातें हैं उनको फैलाना एक सदका जारिया होता है, बजाय इसके कि हम नेगेटिव बातों को फैलाएं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत मुश्किल फैसले जो कर रही है उसमें उसका हमें साथ भी देना चाहिए, और ये एक दूररस नताइज जिसके निकलेंगे। मैं बहैसियत मईशत के एक एक्सपर्ट की तौर पर आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके दूररस नताइज निकलेंगे, और यकीनन कल आपने इसका एक रिस्पांस बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस स्टॉक मार्केट के अंदर देखा, जहां 3400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ एक दिन के अंदर। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये हिस्टोरिकल वन डे हाई था, और इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई 76,238 को क्रॉस कर करके बंद हुआ है कल, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा शकील साहब, जहां पे हम बजट के हवाले से बात करें, पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है, 5,486 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है। इसमें खसूसी अफराद के लिए भी जो है हम देख रहे हैं कि उनको भी इंक्लूड किया गया है। फिर सोलर पैनल्स जो 100 से कम यूनिट इस्तेमाल करेंगे बिजली, उनको भी सोलर पैनल्स मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 5 मरले का जो घर बनाएंगे उसके लिए आसान कर्ज़े भी। आज सिंध का बजट पेश किया जाएगा। बजट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है प्रोमिनेंट होंगी ताकि सिंध की आवाम की तवक्कुआत को पूरा कर सके? सिंध हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से उस पर हम एनर्जी के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं। तो इस हवाले से क्या एनर्जी के हवाले से कुछ सब्सिडी सिंध की आवाम को देने की तवक्कुआत हैं? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब का जो बजट पेश किया गया है वो बड़ा ही डेवलपमेंट बजट है, और उसमें बहुत सारे नए शोबे मुतारिफ कराए गए हैं, जिसमें माजूरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी, सोलर पैनल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इक़दामात किए जा रहे हैं। हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि सिंध के अंदर हेल्थ के हवाले से गुज़िश्ता चंद बरसों के अंदर हमने कुछ काबिल ज़िक्र इक़दामात देखे हैं, लेकिन ओवरऑल सिंध के बजट के अंदर हमें अवामी रिलीफ क्या मिलता है ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो NFC अवार्ड्स के तहत जो सूबों को इस वक्त रकूम की मुंतकली होनी है उसमें इजाफा किया गया है वफाक की तरफ से। तो अब ये सूबे, जबकि आप जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद टैक्स कलेक्शन का भी इख्तियार अपने पास रखती हैं और अपना रेवेन्यू जनरेट करने का भी इख्तियार रखती हैं, तो तमाम सूबों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए कि कौन ज़्यादा बेहतर टैक्स कलेक्शन करता है, कौन बेहतर डिलीवर करता है, अपनी आवाम को रिलीफ देता है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करता है, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर किस सूबे की तरफ से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाए, जो कि सेहतमंद कौमों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। वही इन्वायरमेंट इस वक्त हमें तमाम सूबों के दरमियान देखना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सिंध हुकूमत भी अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ख़ास तौर पर कराची के लिए, जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, 60 से 65% टैक्स कलेक्शन सिर्फ कराची से होता है। यहाँ पर K4 का जो मंसूबा है पानी की फराहमी का, वो गुज़िश्ता कई सालों से पेंडिंग है। कराची के सड़कों और दीगर मामलात, सीवरेज के मामलात बहुत ख़राब हैं। इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो BRT के मंसूबे अभी तक पेंडिंग है कराची के अंदर, उनको पाए तकमील को जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। और इस बजट के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, जो कि टैक्स पेइंग के हवाले से भी सबसे बड़ा शहर है, उसको रिलीफ देने, यहाँ के आवाम को बिजली और पानी की मैसर सहूलतों का जो फुकदान है उसको बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लेट्स होप एंड प्रे कि आज वो बजट अपना बेहतर पेश कर सके, उससे आवामी पजीराई उनको हासिल हो सके। और इस हवाले से जो एनर्जी क्राइसिस मुल्क में ओवरऑल मैं आपको बता दूँ जिस तरह से था या है, उस क्राइसिस को निपटने के लिए हुकूमत ने वफाकी बजट के अंदर बहुत इक़दामात की कोशिश की है, और आइंदा टारगेट्स जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि चंद बरसों के अंदर हम बिजली की जो सूरत हाल है जो उस पर काबू पा लेंगे। और सबसे अहम मसला है बिजली की कीमतें। बिजली की ज़ायद कीमतों की वजह से इंडस्ट्री को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और जब इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्शन आपकी कम होगी, तो जाहिर है पाकिस्तान की GDP ग्रोथ भी मुतासर हो सकती है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बिजली की ज़ायद कीमतों, तो फिर हम देखते हैं कि हमें इंटरनेशनली कम्पीट करने में भी प्रॉब्लम होता है। शकील और कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एनर्जी की फ्राहमी यकीनी तौर पर अव्वलीन तरजीह में शामिल है, और हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर डिस्पैच एंड ट्रांसमिशन के हवाले से जो लाइन लॉसेज हैं उनका हवाले से उन्होंने
खसूसी हिदायत की हैं कि लॉसेस को कम से कम रखा जाए, इसके साथ साथ एनर्जी बिजली चोरी के रोकथाम के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो मजीद तेज़ किए जाएँ। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया आपका, शकील अनवर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे बजट के हवाले से। पंजाब का बजट आ गया और आज सिंध का बजट भी आ रहा है। बिल्कुल जनाब, और इसके साथ साथ जिन अफराद को ये लग रहा है कि टैक्स की वजह से जो है हमारे ऊपर जो है वो बोझ आ जाएगा, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि अक्रॉस द ग्लोब हम जब दीगर ममालिक के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने तरक्की की, तो हम ये भी देखते हैं कि उनकी टैक्स की रेशो क्या है, हम ये भी देखते हैं कि कितने परसेंटेज वो टैक्स देते हैं, तभी कौमें तरक्की करती हैं, तभी मुल्क तरक्की करते हैं। आप भी टैक्स पेयर बने, आप भी फाइलर बने, क्योंकि अब नॉन फाइलर का कंसेप्ट ही नहीं होगा, अब तो ट्रैवल भी वो जो है अब्रॉड नहीं कर सकेंगे तो अब जो है ये मुमकिन नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी हम टैक्स नेट में इजाफा कर सकते हैं, और हमने देखा कि इस दफ़ा इजाफा भी हुआ। अब ज़रा रुख करते हैं खेलों के मैदान का, और खेलों के मैदान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की टीम जो है हमेशा क्रिकेट टीम ज़ेर बहस रहती है, कभी किस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, कभी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से लेकिन एक मुस्तकिल चीज़ है मानूर हमारी टीम के बारे में, वो है कि वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर टेस्ट मैचेस हो, हम दुनिया को, अपने फैंस को, अपनी कौम को हमेशा अगर मगर की सिचुएशन में रखते हैं। हमें किसी ना किसी ऐसी टीम से हारते हैं जिसके बाद हम स्ट्रॉन्गेस्ट टीम से जीतते हैं और फिर डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरी टीम के रिजल्ट के ऊपर, और ये हर वर्ल्ड कप की कहानी है। और हम सरप्राइज देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें 16 जून को भी जब पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा तो हमें सरप्राइज मिलेगा, और 2 दिन बाद ये मैच है, परसों मैच है, सो वी आर होपफुल कि हमारी ईद से पहले जो है वो ईद हो जाएगी अच्छी परफॉर्मेंस से, क्योंकि जो पहले हमारी थोड़ा सा, क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो हम सीरीज़ खेल के आए हैं उस पर भी अब बदला लेने का वक्त है, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा बदला लेगी। खैर, इट्स ऑन अ लाइटर नोट, ये गेम है और उसमें हार जीत होती रहती है। गेम की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, क्रिकेट की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, और हम दीगर जो खेले हैं उनकी भी अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो आमिर बिलाल साहब इस पर एक्सपर्ट हैं और हमेशा बात करते हैं प्रॉपर्ली स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के हवाले से। तो आमिर बिलाल साहब ने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं आमिर साहब। बहुत शुक्रिया मानूर, थैंक यू वेरी मच, और रिजवान आपका भी बहुत शुक्रिया। सुबह पाकिस्तान के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आमिर साहब। बिल्कुल, एक तरह से हमारे लिए क्वार्टर फाइनल है जी बिल्कुल, हम उसके बाद अपना क्वार्टर फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आज आयरलैंड और अमेरिका की टीम सामने सामने। अमेरिका गुज़िश्ता मैच में जिस तरह से परफॉर्म किया इंडिया के खिलाफ, और एक वक्त था कि इंडिया के लिए भी मुश्किलात थी न्यूयॉर्क में। आज के मैच में क्या है, देख रहे हैं क्या होगा? आयरलैंड में वैसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हाँ जी, असल में रिजवान, मैंने जैसे आपको पता है गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी एक बात की थी कि हमने बहुत इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं अमेरिकन विकेट्स को, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट इंडियन विकेट्स जी। अब बदकिस्मती कह लें हमारी कि हमारे शुरू के मैचेस जो हैं वो अमेरिका में जो विकेट्स हैं उनके ऊपर हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। हम सब की दुआ है कि आज जो है आयरलैंड जीत जाए, और उसके बाद जो 16 जून का मैच है उसमें हम आयरलैंड से जीत जाएं। अब वो अगर मगर का चक्कर तो है इस वक्त, लेकिन हम वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। किसी भी टीम को इसमें आप लाइट नहीं ले सकते हैं, ख़ास तौर पर ये जो एसोसिएट मेंबर्स आए हैं इस दफ़ा सारे के सारे। मैं इसमें आयन बिशप को सुन रहा था, बड़ी उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखें जी, बॉलिंग साइड्स जो है ना वो सब की तकरीबन 19-20 बराबर हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने तारीफ़ की एसोसिएट मेंबर्स की कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप्स के साथ और अच्छी प्रेपरेशन के साथ आए हैं। ताहम उनकी बैटिंग जो है वो अभी शायद उतनी मैच्योर नहीं हुई जितनी कि इनएक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैच को कि विकेट टॉस एग्जैक्टली यू नो इट विल प्ले अ वाइटल रोल कि कौन टॉस जीतता है, और वेदर और विकेट और टॉस का बहुत इसमें जो है वो होगा, एक ख़ास इम्पैक्ट होगा मैच के आउटकम में। तो लेट्स होप कि जो है आयरलैंड अच्छा परफॉर्म करे, और ऑन पेपर्स आयरलैंड अमेरिका से ऑब्वियसली एक हम भी अच्छे थे उनसे। जी वो तो थे, हम भी अच्छे, लेकिन बदकिस्मती रही है। तो अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि बदकिस्मती रही है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, 3 मैचेस खेले पाकिस्तान ने, 1 मैच जीता, और उम्मीद थी कि शुरू का मैच ही, पहला मैच जो था वो पाकिस्तान होस्ट टीम की जो अगेंस्ट था वो जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान, जिस तरह रिजवान ने भी बात की कि हम आसान मैच हार के मुश्किल मैच जीत जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल हमारी टीम है। क्या बदकिस्मती थी? हम देख रहे हैं कि पिचेस हमारे लिए सूटेबल नहीं थी, या परफॉर्मेंस नहीं थी? बीइंग एन एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं, ये अंडर प्रेशर थे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा? देखिए, कोई एक फैक्टर नहीं था। मैं अगर इसको सारी को एनालिसिस करूं बीइंग इम्पार्शियल,
पर्सन। तो पहले तो ये है कि टीम की सिलेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ प्लेयर्स जिनका अब बड़े क्लियरली वो सामने आ गया है, क्योंकि हमने अपनी T20 की टीम को जो सिलेक्ट किया वो हमने PSL की परफॉर्मेंस पे किया। सोशल मीडिया भी, जी सोशल Plus मीडिया social पे media। किया, जी बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हैं। और अगेन मैं इसमें आयन बिशप को कोट करूंगा, उन्होंने कहा है कि वो टीमें जिनके प्लेयर्स जो कि लीग्स खेल रहे थे और अपने मुल्कों से बाहर थे, वो आप देखें कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही है? क्योंकि उनके खिलाड़ी मुत्तहिद थे, ऑस्ट्रेलिया में ही थे। अगर वो लीग खेल रहे थे तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहे हैं। हमने कोशिश की आखिर में, बड़े उस पर भी सोशल मीडिया में अजीबोगरीब कमेंट्स आए हैं और मैं उसकी तरदीद भी करना चाहूँगा कि देखें जी, ये इनको एबटाबाद भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, क्या फ़ायदा हुआ? 2 हफ्ते में इन्होंने कौन सी कोई फ़िज़िकल बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे लिया। देखिए, वहाँ पर इनको फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया था, वहाँ पर इनको जेल करने के लिए भेजा गया था, वहाँ पर इनको टीम में कोहियन पैदा करने के लिए भेजा गया था। सो ये चीज़ें जो हैं हमारी टीम में थोड़ी लैक कर रही थी। फिर थोड़ा हमारी टीम में आपको पता है लीडरशिप का भी एक इशू चल रहा था, कप्तान कभी कोई बन रहा था, कोई हट रहा था। तो ये इस पे भी मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए 1980 में जो इंग्लैंड की टीम थी, उन्होंने अपने सबसे अच्छे प्लेयर को टीम का कप्तान बनाया, सही, और वो था आयन बॉथम। आयन बॉथम जैसा ऑलराउंडर दुनिया में कम पैदा हुए हैं, और 1980 में वो कैप्टन बनता है। 1981 में टोटल 12 मैचेस में वो कप्तान होता है, जिसमें से 8 मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ड्रॉ करता है और 4 जो हैं वो हार जाता है। विद इन अ ईयर इंग्लैंड की जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि नो, ही इज़ नो गुड एज अ कैप्टन, और वो माइक ब्रेयरली को जो रिटायर हो चुका था उसको वापस इंग्लैंड का कप्तान मुकर्रर करते हैं, उसको रिटायरमेंट से रिकॉल करते हैं ताकि वो रीबिल्ड कर सके इंग्लैंड की टीम को, और उसने रीबिल्ड किया इंग्लैंड की टीम को, और उसके बाद फिर इंग्लैंड ने परफॉर्म करना शुरू किया। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा कप्तान हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा सर्जन किसी हॉस्पिटल का बहुत अच्छा मैनेजर साबित हो, या कोई बहुत अच्छा टीचर किसी स्कूल या कॉलेज का बहुत अच्छा प्रिंसिपल भी बन सके। जी बिल्कुल। तो यही जो है चीज़ वो आपके स्पोर्ट्स के अंदर भी होती है। सो अब हमें ये देखना है कि हमें तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलहदा टीमें और लीडरशिप के रोल्स और टीम को कैसे ट्रेन करना है, कैसे हमने इनको क्या कराना है, क्या नहीं कराना है। सो ये बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, और मुख्तलिफ विकटों पर खेलने का तजर्बा, और उसी में उसने कहा आयन ने कि वो टीमें जो बिल्कुल सीमेंटेड विकेट्स पर खेलती रही हैं, सीधी विकटों पे, उन्हें यकीनन वेस्ट इंडीज़ के अंदर और अमेरिका में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, और वो करना पड़ रहा है उनको। और वो जो एबटाबाद वाली आपने बात की ना, सोशल मीडिया पर आती है, तो वो तो उनका दुख हम समझते हैं। जी उनका बिल्कुल, दुख वो हमें कुछ और बिल्कुल है, जी क्रिकेट हाँ। नहीं है। बहरहाल अब हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हम जो जिस तरह से हमने इंटेंट शो की, अब न्यूयॉर्क में तो साउथ अफ्रीका ने भी स्ट्रगल किया, न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, फिर हम देखते हैं कि बाकी टीम्स की, इंग्लैंड ने जिस तरह से कल विक्ट्री हासिल किया, अभी भी वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ओमान को 47 रन पर आउट कर दिया। इसके बावजूद नेट रन रेट तो बहुत अच्छा हो गया, पॉइंट्स और ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अपसेट्स का वर्ल्ड कप है ये, बहुत बड़े अपसेट्स का वर्ल्ड कप है, और कम जो टीमें कम एरर्स करेंगी, मार्जिन ऑफ एरर बड़ा कम है। आपको अगर याद हो कि मैंने पिछले मैच में 2 चीज़ें कही थी, पिछले अपने प्रोग्राम में 2 बातें कही थी। एक मैंने कहा था काम इंटेंसिटी का, मैंने एक जिक्र किया था, और एक मैंने कहा था कि जो टीम अच्छी फील्डिंग करेगी एट दी एंड। देखिए, जब जो क्लोज मैचेस होते हैं वहाँ पे जो फिज़िकली बेहतर टीमें होती हैं, फिट टीमें होती हैं, वो बेहतर फील्डिंग करती हैं, वो अपने मार्जिन्स को रिड्यूस कर लेती हैं अच्छी फील्डिंग के ज़रिए, वो अच्छे कैचेस पकड़ के मैच का पांसा पलट देती हैं। तो अगर हमने ये कम गलतियां की, हमारी लीडरशिप ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय किया, और ये अगर मगर का खेल हमारे हक में चला गया, तो और हम पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट सुपर 8 में अल्लाह करे कि चली जाए इस अगर मगर से, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी जो हैं वो रीडिफाइन करनी सही, होंगी। जैसे आमिर बिलाल मीडिया ना एकदम से शिफ्ट लेगा और बिल्कुल टीम के हक में हो और जाएगा। जितना ये क्रिटिसाइज अभी स्टार्ट करना जो है स्टार्ट कर दिया, और ट्रेंड्स चल रहे हैं, इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग एज वेल। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए इतने डिस्टर्बिंग है, तो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको कितना ये अंडर प्रेशर कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि पहले फील्डिंग करती हैं, तो
آپ کے خیال میں اگر پاکستان ٹاس جیت جائے تو اسے پہلے بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، رائٹ؟ obviously یہ تو بڑا ایک کلیئر سا تاکہ ٹارگٹ سیٹ ہو اور اس کے اکارڈنگلی وہ پرفارم جی کر ہاں، سکے. جی ہاں، بالکل صحیح ہو ایسا گیا. ہی اچھا ہونا ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اب کیونکہ T20 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس این اگریسو گیم، آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اینڈ یو ہیو ٹو پرفارم ایز مچ ایز یو کین اینڈ یو ہیو ٹو شو یور سیلف. اب پاکستان کو تھوڑا سا کیونکہ ایک میچ جیت چکا ہے، تھوڑا مورال بھی بڑھ گیا ہے. پھر جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو کچھ ایک سیگمنٹ آگے بھی آیا ہے جس نے سپورٹ بھی کی ہے پاکستانی ٹیم کو. پاکستان کو ذرا اگریسو وے میں کھیلنا چاہیے کھل کے، کیونکہ ہم بڑے نا ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، بڑے ڈیفینسو بھی ہو رہے ہوتے ہیں کھیلتے ہوئے. تو پاکستان کا کیا اس سے morale آپ کو لگتا ہے کہ ہائی ہوا؟ پچھلے میچ کے اینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کیا اوپر جا رہا ہے، ان کا morale، کانفیڈنس بڑھ رہا ہے، کھل کے کھیل رہے ہیں، یا ابھی بھی وہ انڈر پریشر ہی ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو جیت ہوتی ہے نا اٹ ہیز مینی فادرس، یا ایگزیکٹلی تو جیتنے سے تو ڈیفینیٹلی morale ہائی ہوتا ہے، بڑھتا ہے. اور جیتا ہے پاکستان، بڑی خوشی کی بات ہے، اور دے آر آن دی اپ بیٹ ناؤ. لیکن یہ جو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کام انٹینسٹی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان وکٹوں کے اوپر. یہاں پر آپ بالکل اس طرح سے کھل کے نہیں کھیل سکتے ہیں، کیونکہ یہ وکٹس ہیں جو کہ جب نیا بال ہوگا تو وہ کچھ اٹ ول ٹاک اے لاٹ. جب بال تھوڑا سافٹ ہو جائے گا تو پھر کچھ اور طریقے کے ساتھ یہاں صورتحال ہوگی. تو پلیئرز کو اپنی اوور ٹو اوور اسٹریٹجائز کرنا ہوگا. آپ دیکھیں اچھے کھلاڑی شروع میں وراٹ کوہلی جیسا پلیئر جو ہے تینوں میچز میں وہ تینوں میچوں میں جو ہے وہ روہت شرما perform تینوں کر میچز میں سکتے. نہیں پلے. ٹوٹل اگر آپ اس میں دیکھیں پورے ٹورنامنٹ میں بھی تو 350s ہیں جی اوور آل. تو دس شو ایک بھی 100 نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. سو دس شوز کہ یہ وکٹ جو ہے یہ وکٹیں اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح ہماری سب کانٹیننٹ کی وکٹس ہیں، اور اس پر بہت سنبھل کے کھیلنے کی ضرورت ہے اور اوور ٹو اوور اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ آپ کو کمزور گیند نظر آئے، آپ کو زون میں اپنی بال ملے، وہاں پہ آپ کو اسٹروک کھیلنے کی ضرورت ہے. رننگ بٹوین دا وکٹس بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر میں کہوں گا فیلڈنگ بہت اچھی کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو کل نیوزی لینڈ نے کیا ہے، نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوا ہے ویسٹ انڈیز، 102 پر 9 کھلاڑی آؤٹ، لیکن اس کے باوجود 150 تک لے گئے. شرفین ردرفورڈ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز میں کھیلتے ہیں، ایک اننگز یا ایک بالنگ سپیل، عادل راشد کا کل کا سپیل عمان کے خلاف، اس نے میچ کو یک طرفہ کر دیا. شرفین ردرفورڈ کی ایک اننگ سے میچ کو یک طرفہ کر دیا. اب ون آف اننگز پاکستان میں ایسے کتنے پلیئرز ہیں بالنگ سائڈ پر اور بیٹنگ سائڈ پر جو کہ کر سکتے ہیں یہ آئرلینڈ کے خلاف؟ دیکھیں ہمارے پاس خوش قسمتی سے اس طرح کے کھلاڑیوں کی تعداد کافی ہے. دیکھیے فخر جو ہے ایک ایسا کھلاڑی ہے جو کہ سنگل ہینڈڈلی میچ کا پانسا پلٹ سکتا ہے. بالنگ میں ہمارے پاس شاہین شاہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی آپشنز موجود ہیں جو کہ آئرلینڈ کو اپسیٹ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں. بابر اعظم ہیز یٹ ٹو، حالانکہ اگر ہم وہ میں اس دن ایوریجز دیکھ رہا تھا کہ 30s، حالانکہ کسی وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ T20 میں دیکھتے تھے کہ 50s ٹوٹل کتنی بنی ہیں، تو اب دیکھا جا رہا ہے کہ 30s کتنی بنی ہیں. تو جو 3-4 پلیئرز ہیں جن کی 30s ہیں زیادہ، اس میں بابر اعظم بھی شامل ہیں. تو بابر کو آبویسلی ہی ول ہیو ٹو لیڈ دی ٹیم بوتھ ان دا بیٹنگ اینڈ ایز ویل ایز ان دی ڈومین آف کیپٹنسی. رضوان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے جو 3 یہ بیٹسمین ہیں، رضوان، بابر اعظم اور فخر، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا، اور ہلکا نہیں لینا ہم نے آئرلینڈ کو. تو تبھی ہم آئرلینڈ کو جو ہے وہ ہرا پائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ممکن ہوگا کہ ہم آئرلینڈ کو جو ہے وہ ہرا پائیں. اور آگے یہ بھی دعا کریں کہ جو ہے آئرلینڈ جو ہے وہ آج شام کو امریکہ کو ہرا دے. جی، اور نیو یارک میں بارش، کیونکہ موسم کی جو پریڈکشن ہے وہ تو 80% رین ہے. 70 پہ آگے ویسے. اچھا چلیں، یہ تو اور اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ اور کم ہو جائے. اچھا عامر بلال صاحب، ایٹ دا اینڈ اب کیونکہ ہم کرکٹ کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں، امیدیں بھی ہیں، بٹ اسٹل ایٹ دا اینڈ اگر اوور آل اسپورٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں اسکواش کے پلیئرس بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، زبردست پرفارمنس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ میڈلس جیت کے آ رہے ہیں. پھر ہاکی کی پرفارمنس ہم نے دیکھی، والی بال کو دیکھیں. تو پاکستان میں دیگر جو کھیلے ہیں ان کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے. پھر اسپورٹس کانفرنس کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی، کتنا ضروری ہے اب، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے اگر ٹین ایج میں ہوتے تھے، جانا بھی چاہتے تھے اسپورٹس کی طرف، تو ان کو پیرنٹس روک دیتے تھے کہ آگے جا کے یا تو ان کو مایوسی ہونی ہے یا ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملنی. تو اب ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، جن کے بچے یا وہ ٹین ایجرز جو دیگر کھیلوں میں بھی، چاہے وہ ہاکی ہو، والی بال ہو، اسکواش ہو، ٹینس ہو، جس میں بھی آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا فیوچر برائٹ ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ سے اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ اسپورٹس ہیز ٹو گو بیک ٹو دی ایجوکیشن.
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्पोर्ट्स को को करिकुलर एक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हमें नो डाउट कि ये डिजिटल मीडिया का दौर है, बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं, लेकिन जब तक हम खेलों के मैदान आबाद नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर बच्चों की जो सेहत है उसके ऊपर और उनकी नफसियाती मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं इसकी वजह से। तो सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत है हमारे यहाँ टीचर्स को और पेरेंट्स को एजुकेट करने की कि स्पोर्ट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो इट मस्ट गो बैक टू द एजुकेशन, और उसी से हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतर खिलाड़ी जो हैं वो बन सकेंगे और बेहतर इंसान बन सकेंगे। बिल्कुल सही। आमिर बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, और हम दुआगो हैं कि आज का मैच भी नतीजा खेज साबित हो और बाद फिर नतीजा ऐसा हो कि हमें अपना मैच खेलने का मज़ा और हमें मुंतज़िर भी हो कि हमारा मैच उसका नतीजा हमारे हक़ में आए। आज के मैच का नतीजा हमारे हक़ में आना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर प्लान करेंगे हमने कि हमने अगला मैच कैसा खेलना है। अगर हमें कंसोलिडेशन विन की तरफ जाना हुआ तो वो तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को कैलकुलेशन की तरफ जाना होगा तो हमारे लिए यकीनी तौर पर उन चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा। कैप्टेंसी, टीम प्लान और फिर उसकी एग्जीक्यूशन उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आमिर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब रिजवान रुक करते हैं हम उस जगह का जहाँ पे तमाम जो लोग हैं आजकल पाकिस्तान के, तमाम मुसलमान जो हैं उनका रुख है और उन्होंने रश डाल दी है वहाँ पे। और मैं बात कर रही हूँ जी बकरा मंडी की, और बकरा मंडी के हवाले से बात करें, मवेशी मंडी के हवाले से बात करें तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। और मंडियों में जो सजावट सिर्फ मंडी की नहीं हो रही है बल्कि जो जानवर है उनको भी बड़े प्यार से सजाया जाता है। और आप जब मंडी के बाहर से गुजरते हैं तो आपको फिर एहसास होता है कि प्रॉपरली ईद की तैयारियाँ जबरदस्त है। बाकायदा मवेशी मंडी का सजना, वहाँ पर इंतज़ाम करना, ये पूरी की पूरी एक इकनॉमिक एक्टिविटी है। अब क्या हो रहा है, कोयटा लिए चलते हैं आपको, जहाँ पर आज़म बलोच ने एक रिपोर्ट तैयार की है मवेशी मंडी के हवाले से। वहाँ पर कितने खरीदार हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने जानवर, कैसे जानवर हैं, आइए देखते हैं। तवील कामत और भारी भरकम, मुकम्मल सफेद मगर कुहान से गर्दन तक सुरमई रंग की ये बैल भागनाड़ी सिब्बी बलूचिस्तान के मवेशियों की मशहूर नस्ल है। ईद उल अज़हा करीब आते ही सिब्बी से व्यापारी इन बैलों को लेकर कोयटा की मवेशी मंडी पहुंच रहे हैं। भागनाड़ी नस्ल के ये बैल अपनी जिसामत और खूबसूरती की वजह से मुल्क भर में मशहूर हैं। सिब्बी से मालदार अपने बेहतरीन माल मवेशी लेकर सिर्फ कोयटा नहीं बल्कि कराची और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जाते हैं। ये भागनाड़ी का नस्ल जो बहुत मशहूर नस्ल है, ये जो बहुत खास है, पूरे पाकिस्तान में खास नस्ल। ये टिपुल के बागनाड़ी डेरा गाजी खान से आया दही लेके आया भाईजान। फिलहाल इधर की डिमांड बिल्कुल कम है, गिराक नहीं है, माल ज्यादा भी है, चोलिस्तानी नस्ल भी है, साहिवाल नस्ल भी है और वलायती क्रास में भी है। तकरीबन 6 फीट कद और 500 से 600 किलोग्राम के भागनाड़ी के बैल मजबूत जिस्म के साथ अपने बड़े सेंगों की वजह से बड़े मवेशियों में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। कोयटा की मवेशी मंडी में लाए गए इन बैलों की कीमत 40 से 80 लाख के लगभग है। अजीज मरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। जी जनाब, कोयटा से आज़म बलोच की आप रिपोर्ट देख रहे थे। मवेशी मंडियां सज गई हैं और न सिर्फ कोयटा में बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी, छोटे बड़े शहरों में हर जगह मवेशी मंडियां हैं और ईद की तैयारियां जो हैं सही अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हम देखते हैं कि मवेशी मंडियों में न सिर्फ मर्द हजरात का बल्कि ख़वातीन का भी रश है और अपने अपने पसंद के जानवरों की जो सही है ना उसका रेट लगाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ हम ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें, मवेशियों के हवाले से बात करें तो ईद उल अज़हा पे ऑब्वियसली जब कुर्बानी कर देते हैं कि हम फरीज़ा सरंजाम दे देते हैं तो उसके बाद सबसे पहले तो बनती है कलेजी, उसके बाद बनती हैं डिफरेंट डिशेस, पुलाव बनता है, सारी चीज़ें बन रही होती हैं गोश्त की। तो अब वो बनानी कैसे है? एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि और क्या क्या है। आपने उसको फ्राइड भी कर लिया, आपने उसका बारबेक्यू कर लिया, और क्या क्या हो सकता है, स्टीम भी कर लिया आपने। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो पैकेट्स बनते हैं, कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि पैकेट्स बनाना एक फ़न है और किसको कौन से पैकेट्स देने हैं, या फिर अगर आपने घर में भी अपने हिस्से का जो गोश्त है, कुर्बानी में एक हिस्सा घर वालों का भी है, उसको अगर आपने महफूज करना है तो वो उसके लिए कौन कौन से बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। तो ये हमें शेफ़ बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से तरीके आजमाए हैं, क्योंकि वो रोज़ कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिल्कुल जनाब, तो हमें प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव शेफ़ इजाज़ुल हक अब्बासी ने ज्वाइन किया है। इजाज़, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इजाज़, ये बताइएगा ईद जो है आने वाली है, आपके ऊपर ऑब्वियसली एक प्रोफेशन का तो होता ही है बर्डन, लेकिन क्या घर में भी ईद वाले दिन इसी तरह बना रहे होते हैं चीज़ें?
نہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو عید الاضحیٰ پہ تو قربانی میں گوشت وافر مقدار میں ہر جگہ ہوتا ہے. جی تو لوگ ڈفرینٹ قسم کی جیسے کلیجی وغیرہ ایک دم جیسے آپ نے ذبح کیا تو اس کے بعد آپ نے کلیجی وغیرہ بنائی, اس کے بعد آپ کے پاس باربیکیو لوگ پسند کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی, تو اس میں باربیکیو وغیرہ بناتے ہیں. پھر اب آج کل ہم ہوٹلوں میں بھی بیسیکلی جو ہے نا آفر کرتے ہیں, جی پی سی میں بھی ہم آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اوزی وغیرہ بنانی ہے آپ جیسے گوشت آپ ہمیں نے دے دیں, ہم بنا دیں گے. اب جو لیبنیز جیسے آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت سارے اچھا ریسٹورنٹ اب اوپن ہو رہے ہیں, تو پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے لیبنیز فوڈ پسند کرتے ہیں, تو اوزی وغیرہ پورے یا بکرے کو روسٹ کریں اور مڈل ایسٹرن اسٹائل میں مڈل اسٹائل میں, تو وہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو آف کورس کہ جب آپ کا جو گھر میں نارمل آپ کے پاس اگر جو ہے اسپائسیز وغیرہ جو ہوتے ہیں انگریڈینٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ قورمہ بنائیں, بنو پلاؤ بنائیں, کابلی پلاؤ بنائیں اور مٹن کڑھائی بنائیں جو ہر بندہ پسند بھی کرتا ہے, تو آپ بڑا انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ جو گوشت ہے اب اس کا بہترین استعمال ہم جانیں گے. رضوان کے سوال بھی بہت زیادہ ہے, اور کیونکہ رضوان بات یہ ہے کہ اب وقت ہے نیوز بریک کا, نیوز بریک لے لیتے ہیں کیونکہ جو ہے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا باتیں کر کر کے, تو ہم نیوز بریک کے بعد دوبارہ ریسیپیز پہ آئیں گے. وقت ہے نیوز بریک کا, اس کے بعد آتے ہیں واپس. جی جناب, صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بہت خاص, بہت امپورٹنٹ, اور وہ بات تھی کھانے پینے کی. اور کھانے پینے میں جو ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو عید پہ تو ہم سارے شیف بن جاتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹ پروفیشنل شیف موجود ہیں, ایگزیکٹو شیف ہیں جی ہمارے ساتھ پروگرام میں اجاز الحق عباسی صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ کیا جو ہے بڑی شارٹیسٹ زبردست سی ریسیپیز ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے, اجاز سے چونکہ ایکسپیرینس ہے ان کا, اجاز قربانی کے گوشت کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جاتی ہے کہ چونکہ فریش ہوتا ہے اور فوراً سے پہلے گوشت بننے کے بعد وہ چولہے پہ رکھ دیا جاتا ہے, یا اس کا باربیکیو اگر بنانا ہے تو اس پہ کچھ ٹائم مل جاتا ہے میرینیٹ ہونے کا, لیکن اس میں سے ایک مہک آتی ہے, اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں اگر آپ باربیکیو بناتے ہیں تو باربیکیو کے لیے تو آپ پہلے ادرک لہسن کا جو پانی نکالتے ہیں اس کو نکال کے اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً ہاف این آور رکھتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اگر آپ کوک کریں گے تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آئے گا. لیکن پہلا پکوان ہوتا ہے جی کلیجی, تو کلیجی میں بھی اسی طرح آپ نے جو ہے نا ادرک لہسن کا پانی لگانا ہے, اور اس میں جو ہے نا سب سے پہلے اگر آپ اس کو اپنا بلانچ کر لیں ہلدی ڈال کے تو اس میں سے بالکل وہ اسمیل ختم ہو جائے گی. جی اچھا, کیونکہ اکثر اوقات ادرک لہسن کا پانی نہیں ڈالا جاتا, نہ ہی بلانچ کیا جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی وقت اس پر تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیے, بٹ اسٹل تھوڑی سی مہک رہتی ہے, تو اگر بلانچ کریں گے ہلدی ڈال کے, جی ہلدی ڈال کے اب جب آپ بلانچ کریں گے تو پھر اس میں سے جو ہے نا جو اسمیل وغیرہ وہ ساری ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ایسے ہی کوک کریں گے, اگر اچھی اس کی بنائی نہیں کریں گی تو پھر تو آف کورس اسمیل آئے گی. ایگزیکٹلی صحیح ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی, گوشت گلتا نہیں ہے قربانی کا, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ صحیح گل نہیں رہا, ہم نے اتنی دیر سے پکا رہے ہیں, یا جب بڑا جانور ہوتا ہے تھوڑا زیادہ ایج کا جانور, اس کا گوشت بھی نہیں گلتا, یا بہت بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویڑے ہوتے ہیں, بیل شیل ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, ان کا گوشت ذرا لیٹ گلتا ہے. اب گوشت گلانے کے لیے کچری پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے یا پپیتا, کچا پپیتا میرے خیال میں ہیلدی ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ پپیتا لگائیں گے تو. اور اس میں ہم پکا پپیتا بھی لگا سکتے ہیں, صرف کچا ہی لگانا ہے؟ نہیں, آپ پپیتا کا تھوڑا سا جو ہے نا آپ اس کو بلینڈ کر کے تھوڑا سا جوس ڈال دیں اس میں, یا کچا لگا کے رکھ دیں, کوئی ایشو اس میں ایشو نہیں ہے. یہ کچا پپیتا پکا پپیتا سے تو مجھے وہ یاد آ جاتی کہ یہ آپ بول کے دکھائیں اگر آپ کنٹینیوٹی میں بول سکتے ہیں. تو جب جو اس کو محفوظ کرنا ہوتا ہے, پیکٹس بنانے ہوتے ہیں, اب چونکہ آپ کا کام فروزن کا بھی ہے, فروزن میں بھی آپ کو بکری طور پر اس میں ڈیل کرتے ہوں گے کہ کیسے بنانا ہے, کیسا بنا سکتے ہیں, کیسے فریز کر سکتے ہیں گوشت کو ہم جو اپنے حصے کا گوشت ہے. ہاں, جیسے آپ نے کہا کہ عید ہے تو عید میں آف کورس کے ہر گھر میں جو ہے نا وافر مقدار میں گوشت ہو جاتا ہے, تو اس کو تو فروزن کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس کو جو ہے کہ اپنا پلاسٹک بیگ میں پراپر طریقے سے ریپ کریں, ریپ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ فریزر میں رکھ دیں, اور فریزر کا آپ کا جو ٹمپریچر ہونا چاہیے وہ -15 سے لے کے -18 کا ہونا چاہیے. جی. اور کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں وہ؟ آپ اراؤنڈ تقریباً 1 مہینہ آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں, 5 مہینے بھی یوز کر سکتے ہیں, اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن ٹمپریچر میک شیور کہ اگلی عید تک بھی استعمال کرتے نہیں, اگلی عید تک تو نہیں ہوگا. کچھ لوگ کرتے ہیں. اور اچھا, یہ ایک چیز ہے کہ لوگ جب فروزن میٹ باہر نکالتے ہیں تو اس کو ڈی فروسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ساتھ سارا کر لیتے ہیں, جتنا استعمال کرنا وہ الگ کر لیا, دوبارہ پھر فریز کرنا, یہ خطرناک ہے. یہ خطرناک ہے,
اور جب آپ کو جتنا چاہیے اتنا پورشن آپ نکالیں اور اس کے حساب سے اس کو بھی تھائنگ کرنے کا پراپر پروسیس ہے. لیکن اگر آپ نے چیلر میں رکھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کے پاس چیلر نہیں ہے, آپ کو ایمرجنسی میں یوز کرنا ہے, تو آپ رننگ واٹر میں رکھیں اور اس کے بعد تھائنگ کر کے پھر یوز کریں. یہ نہیں ہو کہ آپ ویسے نارمل ٹمپریچر پہ رکھیں تو اس میں جو ہے نا. اچھا ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ اگر ایک پلاسٹک بیگ میں ہے گوشت تو اس پلاسٹک بیگ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں اور ایز اٹ از وہ لگا رہتا ہے, کیونکہ گوشت کے ساتھ وہ پلاسٹک بیگ چپک جاتا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد اتارتے ہیں, وہ بھی مضر سے نہیں وہ تو صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. بالکل, کیونکہ وہ پلاسٹک جو ہے اس میں ابزارب ہو رہا ہوتا ہے. اچھا آپ مجھے ذرا ریسیپی بتا دیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ پہلی کلیجی بنانی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا کوئک ریسیپی ہو, کیونکہ شور ڈلا ہوتا ہے گھر میں فوراً کلیجی آئے. دیکھیں جب آپ نے جیسے ہی آپ نے کلیجی نکالتے ہیں اس کے بعد اس کو کٹنگ کی, کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا جی کہ ادرک لہسن ڈالا, پانی ڈالا, پانی جب بائل ہو گیا تو اس کے اندر اس کو بلانچ کیا. بلانچ کرنے کے بعد آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھی سی بنائی کی. سالٹ پیپر جو آپ کے گھر میں نارمل اسپائسیز ہیں, ٹھیک ہے, ریڈ چلی پاؤڈر یہ ڈال کے تو ہلکے سے ٹماٹر ڈال دیں, دیٹس اٹ. تو بس پیاز نہیں ڈالنا. تو جو اعجاز اللہ قباسی ہیں ان کی میٹ میں بیف میں اسپیشلٹی کیا ہے؟ دیکھیں مجھے تو جو ہے نا خود دم پخت بہت پسند ہے, تو اگر آپ دم پخت ٹرائی کریں تو وہ بھی آپ کیسے کریں ٹرائی, اس کی ریسیپی تو بتائیں. ریسیپی ضرور آف کورس جی, کہ سب سے پہلے جی دم پخت کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو پیس ہے تقریباً 250 گرام ہونا چاہیے. اس کے پیس جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہمیشہ جو ہے دم پخت جو ہے وہ فیٹ کے اندر ہی کوک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے آئل ڈالا اور آئل کے اندر کوکنگ کرنی شروع کر دی. جو اس کی اپنی فیٹ ہے میٹ کی, اس کے اندر آپ اس کو کوک کریں. فیٹ ڈالی, اس کے اندر آپ نے وہ مٹن ہے یا چکن ہے جو بھی ہے, سوری بیف ہے, وہ آپ نے ڈالا. تو اس کے بعد آپ نے اس میں اونین 100 گرام, اس کے 100 گرام آپ نے پوٹیٹو ڈال دیں, اینڈ ٹماٹو ڈال دیں تقریباً 50 گرام, اینڈ گرین چلی اور آل اسپائسیز میں کارڈمم اینڈ بلیک پیپر اینڈ سالٹ, یہ ڈال کے آپ اس کو دم لگا لیں. تو اس کے بعد تقریباً یہ اراؤنڈ 2 گھنٹے ٹائم لے گا. 2 گھنٹے کے بعد آپ اس کو جب نکالیں گے تو وہ بالکل ٹنڈر ہوگا اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایٹ دا اینڈ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی اعجاز, صرف ریسیپیز کے نام بتا دیں کہ ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں عید والے دن, ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں, کیونکہ پلاؤ بھی بنا لیا, سالن بھی بنا لی, کڑھائی بھی بنا لی, کلیجی بھی بنا لی, اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی چیزیں ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ کے جب رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں تو صبح بریک فاسٹ میں تو آپ کو بھی کچھ بنانا پڑے گا. تو بریک فاسٹ میں آپ کو برین مسالہ آپ بنائیں, اس کے بعد پراٹھے کے ساتھ آپ بڑا انجوائے کر سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نیاری بنا لیں, اس کے بعد پائی بنا لیں. تو یہ بریک فاسٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں. منہ میں پانی آ گیا ہمارے آپ کی باتیں سن کے, لیکن بہت شکریہ اعجاز الحق عباسی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ ایگزیکٹو اعجاز الحق عباسی موجود تھے جنہوں نے ایسی باتیں کی نا کہ ہمیں جو ہے منہ میں پانی آ گیا اور انتظار ہونا شروع ہو گیا عید کا. لیکن آپ نے گھر کھانے میں کی جب بھی بات ہوتی ہے نا تو پتہ نہیں کیوں مانور مجھے پتا تھا سب سے زیادہ ضروری سبجیکٹ جو ہے وہ کھانا پینا بن جاتا ہے. مجھے پتا تھا, میں یہ سوچ رہی تھی ابھی تک کامنٹ آیا کیوں نہیں. کھانا پینا ہی سب سے ضروری چیز بھی ہوتی ہے, اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس دن کوشش یہ کیجئے کہ گوشت جو آپ کے گھر میں موجود ہے ویسے ہی گوشت ان لوگوں تک بھی پہنچے. قربانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان لوگوں تک بھی رسائی ہو جو لوگ سارا سال منتظر رہتے ہیں کہ وہ بھی گوشت استعمال کر سکیں, وہ کھا سکیں. اب ہم چونکہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں حصہ ڈالنا ہے سوسائٹی میں, ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے, ہماری ذمہ داری بھی ہے, رضاکارانہ طور پر بھی یا پھر انسانی بنیادوں پر بھی. تو خون کا عطیہ کرنا ایک ایسا فعل ہے, ایک ایسا عمل ہے جس کی پوری دنیا میں تعریف بھی کی جاتی ہے, اور اس کے میڈیکل کے شعبے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انسانی صحت پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو آج کا دن جو ہے وہ 14 جون منایا جاتا ہے پوری دنیا میں خون کا عطیہ کرنے والے رضاکاروں کے حوالے سے. بالکل جناب, بلڈ ڈونر ڈے منایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ رضوان ہم نے اس حوالے سے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ آپ کی صحت کو متاثر نہیں کرتا. آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خون کا عطیہ کریں. اس میں کچھ چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے خون میں کوئی ایسا وائرس تو نہیں ہے, آپ کے خون میں کوئی بیماری تو نہیں ہے, آپ کا HB لیول جتنا نارملی ہونا چاہیے اتنا ہی ہے, اور آپ کو خون کا عطیہ کیے ہوئے بھی 3 مہینے ہوئے ہیں تو آپ کو خون کا عطیہ دوبارہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ خون آپ کی باڈی میں سرپلس ہوتا ہے اور وہ کسی کے کام آ جائے گا. اور خاص طور پہ زندگی بچانے میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور ایسی بیماریوں کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. تو خون کے عطیہ کے حوالے سے ہی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے, لیکن پہلے ایک رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں.
खून अतिया करना सदकाए जारिया है, यानी आप एक इंसान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बचाने का काम करते हैं। इंसानी हमदर्दी की महराज भी यही है कि आप ऐसी चीज अतिया करके दूसरों की जिंदगी बचाएं जो खुद भी आपके लिए बहुत कीमती हो। आज दुनिया भर में खून अतिया करने वालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये दिन मनाने का आगाज 2004 से किया, जो नोबेल इनाम याफ्ता एक अजीम साइंसदान कार्ल लैंडस्टाइन्स के जन्मदिन की याद है। इस अजीम साइंसदान ने सन 1900 में खून के 3 ग्रुप ए, बी और ओ दरियाफ्त किए। 1907 में एक ही ग्रुप को मिलाने का कामयाब तजर्बा किया और इंसानियत के मसीहा बन गए। खून की मुंतकिली में पेचीदगियों को दूर करने के साथ खून के अतियात को महफूज बनाने के लिए कई कामयाब तजर्बात किए गए। आज खून की अतियात से सालाना लाखों इंसानों को नई जिंदगियां मिलती हैं। खून अतिया करने की 20वीं सालगिरह पर अक़वाम मुत्तहिदा इस साल ये दिन नए थीम यानी खून के अतियात देने वालों का शुक्रिया के साथ मना रही है और दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आगे बढ़ें और मुआलिज की हिदायत के मुताबिक कम से कम साल में 2 बार खून जरूर अतिया करें। मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 35 लाख खून के अतियात इकट्ठे किए जाते हैं, जिनमें रज़ाकाराना तौर पर खून के अतियात देने वाले सिर्फ 10% हैं, जो कि इंतहाई कम शरह है। अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल तक, वजन 50 किलो से ज्यादा और सेहत अच्छी है तो आप भी आज ही खून अतिया करके किसी की जान बचाकर मसीहा बन सकते हैं। जी जनाब, आज 14 जून है, खून अतिया करने का आलमी दिन है। इस हवाले से आप रिपोर्ट भी देख रहे थे। और अब बात करेंगे हम खून का अतिया करना, हमें कहाँ जाकर खून का अतिया करना है, क्योंकि बहुत सारे इदारे हैं जो खून कलेक्ट करते हैं और उसमें समाजी कारकुनान भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं, जो कि इंतज़ाम करते हैं सिर्फ इसलिए कि जो खून का अतिया करने वाले हैं और जिनको ज़रूरत है उनके दरमियान एक ब्रिज कायम किया जा सके और इंतज़ाम किया जा सके। ऐसे ही एक हमारे मेहमान हैं समाजी कारकुन अरसलान सईद अबान साहब ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। बिल्कुल जनाब, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने इस काम का आगाज़ कब किया और क्या सोच थी जिसने उन्हें इस काम की तरफ लाया। अरसलान, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहूँगी कि खून का अतिया, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे इर्द गिर्द वॉलंटियर्स हैं जो कि जिन्होंने तंजीमें बनाई हुई हैं, जो कि लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं, जो कि किसी के घर में कोई एमरजेंसी होती है तो बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी रिवार्ड के आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। आपके दिल में ये जज्बा कब पैदा हुआ? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आके बोलने का मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। मैंने 2017 में यूथ ब्लड ऑर्गेनाइजेशन जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में काम कर रही है ब्लड डोनेशन के ऊपर, हमारा मकसद सिर्फ खून के एहतियात हैं। मुझे एक गांव से कॉल आई कि हमें खून चाहिए। बड़ा सादा सा ग्रुप था, मैंने उसके लिए बड़ी ट्राई की, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए ट्राई की, लेफ़्ट राइट जो मेरे लिंक्स थे, जो मेरा सोशल सेटअप था, सब लोगों को अप्रोच किया, लेकिन ब्लड अरेंज ना हुआ और उस पेशेंट की डेथ हो गई। वहाँ से मैंने सोचा कि हमारे होते हुए और हमारी ज़िंदगी क्या फ़ायदा है कि एक बंदा खून ना होने की वजह से उसकी वफ़ात हो गई है। तो मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं महबूब खान न्याजी, डिस्ट्रिक्ट लिया से हैं। महबूब न्याजी और मैं बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि इस चीज़ को कैसे करना चाहिए। हम 1 by 1 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमने अप्रोच किया और अल्लाह का शुक्र है 2017 से लेके अभी तक हमारी 1100 ब्लड डोनेशंस हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अरसलान, नॉर्मली जब इस तरह की कॉल आती है या कोई इस तरह का मैसेज आता है कि खून चाहिए, लोग बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कि शुगू को शुबहात का शिकार होते हैं कि खून हम देंगे, हमारा खून कलेक्ट करके आगे बेचा जाएगा। ये रवैया मौजूद है। अब इसको ये जो क्या कहते हैं अदम एतमाद है, कैसे ख़त्म किया जाए इसको कि आपका खून सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? इसी कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए हमने सिस्टम लॉन्च किया अपना कि हम ब्लड स्टोर नहीं करते। अच्छा। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और जिस बंदे को ब्लड चाहिए होता है और जिस बंदे ने ब्लड देना होता है
ان کا ڈائریکٹ آپس میں کمیونیکیٹ کروا دیتے ہیں, ڈائریکٹ ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے. تو بلڈ دینے والا ہاسپٹل جا کے چیک کرتا ہے کہ یہ پیشنٹ ہے, یہ ڈیزرونگ ہے, ہاں میں نے بلڈ دینا ہے اور ان کو لگنا ہے. اور ان کی جو آپس کی کمیونیکیشن ہے نا, تو درمیان والی جو کوارڈینیشن, وہ ہم نکل جاتے ہیں آپس میں ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر کے, تو ڈائریکٹ جو ہے نا ڈیزرونگ پرسن تک پہنچ جاتے ہیں. صحیح, جس طرح آپ نے کہا ارسلان کہ موٹیویٹ کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ آپ کیسے لوگوں کو پرکھتے ہیں کہ ہاں یہ ایٹ دا اینڈ بیک آف نہیں کرے گا, یا اسٹینڈ بائی پہ رہے گا کہ کسی کو خون چاہیے, جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹور نہیں کرتے, یا ان کو کسی طریقے سے تنگ نہیں کرے گا معاوضہ کے حوالے سے نہیں, کیونکہ بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ کیونکہ پیشنٹ کی مجبوری ہوتی ہے, اس ٹائم پہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے, تو لوگ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کیا چیزیں مد نظر رکھتے ہیں؟ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ڈیزرو کر سکتا ہے. اگر وہ بندہ ڈیزرو کر سکتا ہو پیشنٹ, تو ہم لوگ اسے کہہ دیتے ہیں, ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں. بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ہمارے ڈونرز موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں, اور نہ ہی ہمیں کوئی فارن کوئی یا کہیں سے کوئی ہیلپ ہو رہی ہے. ہم والنٹیئر اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو پک اینڈ ڈراپ دے دیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتے, ہم ان کو اپنی طرف سے کر دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ چونکہ ایک عمومی عمل ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ وہ بھی آ جاتے ہیں جو کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کہ اگری تو ہو جاتے ہیں لیکن لاسٹ مومنٹ پہ جب پیشنٹ بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے تو وہاں پر جا کے ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں. تو جو ڈونرز ہیں ان کو پرکھنے کا کبھی کوئی آپ کا ایسا سلسلہ ہے؟ بالکل ہے. اگر ہمارا ایک بندہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے نا, تو 2 بندے اس کے ساتھ اٹینڈنٹ بھی جا رہے ہیں. اچھا. وہ بالکل اس کے ساتھ اور اس کے ہر چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور آفٹر بلڈ ڈونیشن وہ سارا کچھ ریٹرن میں ہمیں دیتے ہیں کہ کیسے ہم گئے, کہاں پہ گئے, اور کیا کیا تھا. صحیح. اچھا ارسلان, اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کتنے آپ کے ساتھ ڈونرز, کتنے والنٹیئرز جو ہیں اٹیچڈ ہیں, اور کن کن ایریاز سے اٹیچڈ ہیں؟ راول پنڈی اسلام آباد سے اٹیچ ہیں, اور الحمدللہ 1100 لوگ ہمارے ساتھ ابھی اٹیچ ہیں. اچھا, 1100 لوگ ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور سوشل میڈیا پر بھی اکثر لوگ اپنے جو ٹائم لائن ہے اس پر ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کسی عزیز کو یا کسی دوست کو کسی ہاسپٹل میں بلڈ کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ جو خون ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو کامن نہیں ہوتا, تو اس حوالے سے کچھ اسپیشلائزڈ گروپس ہیں کہ آپ کے پاس ان کی بھی اچھی تعداد موجود ہے؟ سب سے زیادہ جو مشکل گروپ ہے نا, وہ AB نیگیٹو ہے. وہ 1% پایا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ پائے جانے والا جو بلڈ گروپ ہے وہ O پازیٹیو ہے, وہ 35% ہے. اچھا. تو AB نیگیٹو, O نیگیٹو, جتنی بھی نیگیٹو گروپس ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, اور ان کا بیک اپ رکھتے ہیں. مقامی لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ عیدین کے مواقع ہیں یا اسٹوڈنٹس گھروں کو چلے جاتے ہیں, تو آپ لوگ اویلیبل رہیں. صحیح. اچھا, اور یہ ایسا کام ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو وہ قافلہ بنتا رہتا ہے, آپ کے لائک مائنڈیڈ لوگ آپ کو جوائن کرتے ہیں, اور اس ایک بہت بہتری کا کام ہے, ایک ثواب کا کام ہے. اوبویسلی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. آپ کو چیلنجز کیا پیش آئے خاص طور پہ؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورنگ پینڈیمک کووڈ میں لوگوں کو بہت سی چیلنجنگ سچویشن تھی, جن کے بچوں کو تھیلیسیمیا تھا, وہ بلڈ لے نہیں سک رہے تھے, کیمپس کہیں لگ نہیں رہے تھے کووڈ کی وجہ سے. تو ایسی سچویشن میں, یا کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس میں مارکیٹس بند ہیں, آپ پبلکلی سیکورٹی ایشوز ہیں, کیمپس نہیں لگوا سک رہے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ہم جو ہاسپٹلس کے بلڈ بینکس ہیں نا, ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں. اور یہ جو بلڈ بینکس ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے, ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ کون کون سی آرگنائزیشن کہاں کہاں پہ کام کر رہی ہے. تو جن کے اوپر ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے, ایمرجنسی ٹائم میں ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے ایک ٹیکس کے اوپر وہ بہت کچھ سپورٹ کر دیتے ہیں ان ایوری کنڈیشن. یہ ابھی فاگ تھی, یا پیچھے اور بہت سے معاملات تھے جن میں چیزیں رک جاتی ہیں. کورونا کے دنوں میں اتنی زیادہ رکی رہی ہیں. جی, کورونا کے دنوں میں اتنے معاملات رکے رہے ہیں بہت زیادہ, اور اس میں لوگ اپنی صحت کو لے کر زیادہ کنسرن بھی تھے کہ ہم اگر خون دے دیں گے تو امیونٹی ہماری متاثر ہو جائے گی. اب اس میں ایک چیز ہے, بہت سارے لوگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا خون ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے کیا کرائیٹیریا رکھا ہے؟ ان کا بلڈ گروپ کا ٹیسٹ ہوگا پہلے, ان کی صحت کیسی ہوگی, ان کی میڈیکل ہسٹری, کیونکہ یہ بڑی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, لوگ آسانی سے شیئر بھی نہیں کرتے. تو اس کو پرکھنے کا کیا طریقہ رکھا ہے؟ جو لوگ والنٹیئرلی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے کنفرم کر لیتے ہیں کہ کیا آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے ٹیسٹ کروایا ہے, تو اس کا بلڈ گروپ نوٹ کر لیتے ہیں.
अगर नहीं करवाया होता तो हमारा एक बंदा जाके उनका प्रॉपरली टेस्ट करवा के आता है। फिर कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बंदे को प्रॉपरली फ़िल्टर करके चेक करते हैं कि क्या इसकी एचपी कितनी है, इसका वेट क्या है, इसकी एज क्या है, लास्ट टाइम कब डोनेट किया, वो सारी चीज़ों को देख के वो ब्लड डोनेट करवाते हैं। सही। अरसलान, एट द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगे, शॉर्ट सा मैसेज? बस यही मैसेज है कि मुश्किल वक्त किसी इंसान के ऊपर भी आ सकता है। अगर आज मेरे ऊपर आ सकता है, कल किसी और के ऊपर आएगा, तो हमें एक दूसरे का एहसास करना होगा। बाहर से आके कोई हेल्प नहीं करेगा, हमने एक दूसरे का खुद ख्याल रखना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरसलान। सईद अवान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप आए प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और समाजी कारकुन है और आज खून का अतिया करने का आलमी दिन है, 14 जून है आज, और ये हम तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है। और जो रज़ाकार हैं उनको हम आज खैर तहसीन भी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान रेड के कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 830 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है, इसके बावजूद 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। 830 पॉइंट्स का इजाफा हो गया, 77,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। तारीख में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 77,000 की हद को भी अबूर कर गया है। आपको बताते चले कि 830 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है। कारोबार के आगाज़ में शानदार ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। बजट के बाद सरमायाकारों की जानिब से एतमाद का इजहार किया जा रहा है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में 830 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज 77,000 की हद को अबूर कर गया है। जी जनाब, अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक ब्रेक के बाद बात करेंगे हज के हवाले से। एक ब्रेक का वक्त है, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यार ईद उल अजहा की आमद है। शहरियों से गुजारिश है कि कांगो वायरस के खदशे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। मवेशी मंडी जाते वक्त हल्के रंग के पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने। बच्चों को साथ लेकर जाने से गुरेज करें। मास्क और दस्ताने लाजमी इस्तेमाल करें। कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त अच्छी तरह यकीन कर लें कि इसकी जिस्म पर चीचड़ ना हो। एहतियातन जानवरों की वैक्सीन करवा लें। कुर्बानी सुन्नत, एहतियात निजात। सफाई निस्फ ईमान, तरक्की याफ्ता और सेहतमंद मुआशरे की पहचान। कूड़ा करकट और कचरा गली कूचों में मत फेंकें, बल्कि कूड़ादान का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आए इस्लामी शार अपनाएं, सफाई को निस्फ ईमान बनाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं हज की, और हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत फ़र्द पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। पूरी दुनिया से आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं, सऊदी अरब में मौजूद हैं, और उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ का वहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है अपने आज़मीन हज को, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। रिजवान आरिफ हमारे साथ मौजूद है मक्का मुकरमा से। रिजवान आरिफ, नुमाइंदा PTV न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जो आज़मीन हज हैं उनके लिए कैसे इंतज़ामात हैं, क्योंकि अब वो दिन जिसके लिए तमाम आज़मीन इंतज़ार करते हैं ज़िंदगी भर, कल उस दिन की आमद है। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खैर मुबारक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मक्का मुकरमा में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए जा रहे हैं। कल रात से पाकिस्तानी आज़मीन हज की जो मीना रवानगी का सिलसिला है वो जारी है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को जो है पाकिस्तानी आज़मीन हज को मीना की जानिब जो है वो रवाना किया जा रहा था, जिसके लिए कुछ जो आज़मीन हज हैं वो पैदल जा रहे हैं, कुछ जो है वो बसेस पर जा रहे हैं, और कुछ जो है वो जो यहाँ से आज़मीन हज जो प्राइवेटली भी जा रहे हैं। जो सरकारी हज स्कीम के तहत पाकिस्तानी आज़मीन यहाँ पर मौजूद है मक्का मुकरमा में, उनके लिए पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से बसेस का इंतज़ाम किया गया है। इस वक्त भी मैं एक बस में मौजूद हूँ जहाँ पर जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं उनको यहाँ से मीना की जानिब जो है वो रवाना किया जा रहा है। ये बसेस जो हैं ये मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मीना में जो पाकिस्तानी खेमे हैं, जो आज जो मीना की जो आरजी खेमा बस्ती है वहाँ पर जो पूरी दुनिया से जो मुसलमान यहाँ पर आज़मीन इकट्ठे हो रहे हैं, वो मीना में जो है वो आज क़याम करेंगे। वहाँ पर नमाज़ें पढ़ेंगे, ज़िक्र व अज़कार की जो है वो भी करेंगे और इसके अलावा इबादतें करेंगे। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से आज़मीन हज के लिए जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं, उनको बेहतरीन सफ़री सहूलियात दी जा रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बसेस हैं जिन पर आज़मीन हज को मीना की जानिब जो है वो ले जाया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ये काफ़िले की सूरत में मुख्तलिफ जो हैं बसेस पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से हायर की गई हैं, जो मुख्तलिफ काफ़िलों की सूरत में तमाम जो पाकिस्तान आज़मीन हज हैं उनको मीना लेके जाएंगी। और इसके अलावा मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात के लिए और जमरात के लिए पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से एक जो बड़ा स्टेप लिया गया है वो ये है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं उनको ट्रेन पर जो मशार मुक़द्दसा हैं वहाँ पर ले जाया जाएगा। और किसी भी जो जिस तरह यहाँ पर जून का महीना है और गर्मी है, हज एक मुशक्क़त भी है, तो इस हवाले से पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए हैं। जी सही हो गया। अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैं रिजवान के, हम देख रहे हैं कि अरकान हज की अदायगी के हवाले से भी गाइड भी किया गया यहीं से जब ट्रेनिंग हुई। अब वहाँ पे जो मौजूद है आज़मीन हज, आपने जिस तरह बताया फैसिलिटीज़ के हवाले से हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई है। कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आज़मीन हज को अवेयरनेस ना हो या उनकी गाइडेंस उनकी उसके लिए अप टू द मार्क ना हो? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन की जानिब से अगर मैं पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन की बात करूं, जो उनके डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर जमील अहमद लाकर, उनकी जानिब से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और उन्होंने तमाम जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर नोटिस अवेज़ा हैं, जिसमें हाजियों को जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से मुख्तलिफ हिदायत जो हैं वो उस पर दर्ज हैं। उसमें कहा गया है कि एक तो अपने आप को धूप से बचाएं, बहुत ज़्यादा ना चलें, और शेडेड जो एरियाज़ हैं मीना में, शेडेड एरियाज़ हैं वहाँ पर अगर आपने पैदल चलना भी है तो वहाँ पर जो है वॉक करें। और इसके अलावा ORS के जो हैं वो साशे दिए जा रहे हैं तमाम आज़मीन कराम को। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मेडिसिन हैं जो कंपलसरी मेडिसिन हैं, इसके अलावा कोई जॉइंट पेन रिलीफ, पेन किलर, इस तरह की मेडिसिन भी जो है वो पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन की जानिब से तमाम आज़मीन कराम को दी जा रही हैं ताकि मशायर मुक़द्दसा में उनको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। इसके अलावा जो मशायर मुक़द्दसा में जो मेन इंतज़ामात हैं वो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं। सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से बेहतरीन जो है वो तिबी सहूलियात भी मशायर मुक़द्दसा में जो है वो फराहम की गई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो शॉवर्स हैं, फाउंटेन जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि क्योंकि गर्मी है, गर्मी को थोड़ा सा उसका वो दर्जा हरारत कम करने के लिए वॉक जो जहाँ पर आज़मीन हज ने चलना है वहाँ पर मुख्तलिफ फाउंटेन्स हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ वॉलंटियर्स होते हैं
उनकी जानिब से भी जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं और इसके अलावा जो पूरी दुनिया से आए हुए आज़मीन हज हैं उनको गाइड भी किया जाता है। जो मुआवनीन हैं पाकिस्तान हज मिशन के, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने ग्रीन कलर के स्कार्फ्स पहने हुए हैं ताकि वो दूर से पहचाने जाएं, और उनकी जानिब से भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर किसी को जो है वो गाइड किया जा रहा है। तमाम जो पाकिस्तानी आज़मीन हैं उनको उनके मकातिब का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर किसी को मनासिक के हज में कोई मुश्किल हो रही है उसका भी बताया जा रहा है। रिजवान, आप भी उनमें शामिल हैं जो हिजाज़ मुक़द्दस में हैं, अल्लाह के घर में इबादत करने का आपको मौका मिला और ये खुश नसीबी है। बहुत सारे लोग पहली दफ़ा हज की अदायगी के लिए मौजूद हैं वहाँ पर। क्या तरतीब होगी? खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे आज़मीन हज और फिर उसके बाद आज मिना में खैमा ज़न होंगे? तरतीब हमारे नाज़रीन के साथ एक दफ़ा शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल रिजवान, जैसा कि आपने कहा, मैं भी फर्स्ट टाइमर्स में से भी हूँ, और मैं पहली दफ़ा जो है वो मुझे अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो सआदत हासिल हुई है कि मैं इस मुक़द्दस सरज़मीन पर मौजूद हूँ और आज की सआदत जो है वो हासिल करने जा रहे हैं। आज जो है जो तमाम पूरी दुनिया से जो आए हुए आज़मीन हज हैं वो आज मिना की बस्ती है, और जिसमें रंगो नस्ल की तमीज़ के बगैर तमाम जो मुसलमान हैं वो एक कलमे की उस छतरी के नीचे जो है वो आज जमा होंगे। और अभी भी जिस बस में मैं मौजूद हूँ ये मिना की जानिब रवाना हो चुकी है, और इसमें अब ये तलबी, आपको शायद आवाज़ आ रही हो, अल्लाहुम्मा लब्बैक जो है वो चल रहा है। उसकी तलबी जो है वो की जा रही है, मुख्तलिफ अज़कार किए जा रहे हैं पाकिस्तानी आज़मीन हज की जानिब से। और इसके अलावा कल जो है पाकिस्तानी आज़मीन हज जो है वो वकूफ़ अरफा की जानिब जाएंगे, जो कि हज का सबसे बड़ा रुकन है। इसके बाद इसी तरह मुज़दलिफ़ा, और उसके बाद जो है वो रमी के लिए जो है वो जाएंगे जमरात। बड़े शैतान को जो है वो कंकरियाँ मारेंगे, मुज़दलिफ़ा से सब पे कंकरियाँ इकट्ठी की जाएंगी, और इसी तरह दोबारा ये प्रोसेस जो है वो फिर मिना की तरफ आएगा। जब आप बड़े शैतान को कंकरियाँ मार लेंगे तो उसके बाद आपकी कुर्बानी का जो है वो सिलसिला हो जाएगा। जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से ज़ोहर से असर तक का जो है वो वक्त दिया गया है, और उसके अलावा जो पाक हज ऐप है उस पर भी पाकिस्तानी आज़मीन हज को मैसेजेस आ जाएंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानी के पैसे जमा करवाए हुए हैं, उनको वहाँ पाक हज ऐप पर, और इसके अलावा जो उनके मोबाइल नंबर हैं दोनों पर उनको मतला कर दिया जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है, अब आप हलक करवाएं, और साथ ही आप एहराम खोल के नॉर्मल कपड़ों में आ जाएं। बहुत शुक्रिया रिजवान आरिफ भट्ट, आपकी कीमती वक्त का नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ मक्का मुकरमा मौजूद है, और बहुत खुश नसीब अफराद हैं जो इस दफ़ा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो हज की सआदत हासिल कर रहे हैं उनकी इस हज की सआदत को मज़ीद फैसिलिटेट और मज़ीद पुरसकून बनाने के लिए, ताकि वो खुल कर जी भर के इबादत कर सके, उनको कोई भी मसला परेशानी पेश ना आए, पाकिस्तान की हुकूमत भी बहुत काम कर रही है हज ऐप के हवाले से भी। जिस तरह रिजवान ने भी बताया कि मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं आज़मीन हज को, तो हम इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक यासीन ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, जो कि सेक्रेटरी हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ डॉक्टर। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आज़मीन हज के लिए हम देख रहे हैं कि फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की गई हैं, और इस दफ़ा ये भी है कि अगर कोई बीमारी, किसी परेशानी या किसी भी वजह से कोई पहले वापस आना चाहता है, पहले एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती थी, उससे पहले आप वापस नहीं आ सकते थे, अब वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ये कितना ज़रूरी था? और ख़ास तौर पे बहुत से अफराद ऐसे सवालात भी लेके आते होंगे कि कहीं ये हमारे लिए गुनाह का बायस तो नहीं है कि हम इतनी बड़ी जगह पे हैं और वहाँ से अगर हम वापस आना चाहें सेहत की वजह से या किसी और मसले की वजह से, या घर में बच्चे अकेले हैं, या कोई और रीज़न है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये फैसिलिटी अच्छी बात है। ज़ाहिर है कि हज की अदायगी पर तो इसका असर नहीं होगा। हज की अदायगी करने के बाद अगर कोई वापस आना चाहता है और गवर्नमेंट उसको सहूलत देती है तो ये बहुत अच्छी बात है। सऊदी गवर्नमेंट को हमने देखा, जब हमें अल्लाह ताला ने हज की तौफीक दी तो वो भी कोशिश करते हैं कि अगर वहाँ कोई इतना सख्त बीमार हो जाए कि अरफा में न जा सके, अरफा में जाना तो असल हज होता है, तो वो उसके लिए बाज़ औक़ात हेलीकॉप्टर्स का भी इंतज़ाम करके तो लोगों को वहाँ पहुँचा देते और अरफा का वकूफ़ करा के फिर उनको फ़ारिग कर देते थे। तो जितनी सहूलियात दी जाएँ बहुत अच्छी बात है, और ये खुशायन चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सहूलत फ़राहम की। बाकी लोगों को ख़ुद ये देखना है कि वो मुबारक जगह है,
قسمت والے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے یا دل گھبرا رہا ہے یا گرمی لگ رہی ہے اس کی وجہ سے تو واپس آنے کا میرا خیال ہے کوئی سوچے گا بھی نہیں اور سوچنا بھی نہیں چاہیے. جینون پرابلم ہو تو یہ بہت اچھی سہولت ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ تو جب حج کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہماری واپسی نہ ہو, وہیں پر ہماری تدفین ہو اور وہیں پر ہماری روح نکل جائے, اور روح پرور مناظر ہم دیکھتے بھی ہیں اس عظیم جگہ کے. اب حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت, استطاعت رکھنے کے حوالے سے قرآن پاک نے کہا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو. اس کا معیار ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آج ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں, اخراجات بڑھ گئے, استطاعت ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ضروریات اور خواہشات میں فرق کرنا ہے. ضروریات جو ہیں وہ انسان کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے یا نہیں, اس کا مہینے کا خرچہ کھانے پینے کا چل رہا ہے یا نہیں, بچوں کی فیسز ہیں وہ دے پا رہا ہے یا نہیں. اس قسم کے جو بالکل بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم ضروریات میں رکھیں. باقی اس کے بعد موبائل میرے پاس کتنا اچھا ہے, گاڑی میرے پاس کتنی اچھی ہے, میرا گھر کتنا لگزوریس ہے, اس کے اندر فرنیچر کیسا ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال خواہشات میں آتی ہیں. تو مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت رکھ دی ہے بیت اللہ شریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے سستی کرتے بھی ہوں گے کہ ہم سے نہیں ہو رہا, اخراجات پورے نہیں ہو رہے, تو بعض لوگ ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جو زندگی بھر اس کی تمنا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے گائیں بھینسیں پالی ہوئی ہوتی ہیں, انہوں نے بچھڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بیچیں گے, اتنی ہم زمین بیچیں گے, پھر ہم حج کے لیے جائیں گے. تو اکثر مسلمان ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں. تو جس کے پاس اس کی استطاعت ہو جائے, قرآن مجید نے اس میں پابند نہیں کیا کہ فلاں فلاں چیز ہو, فلاں فلاں چیز نہ ہو. قرآن مجید نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر راستے کے اخراجات آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہے. تو راستے کے اخراجات میں نے طے کرنے ہیں, آپ نے طے کرنے ہیں کہ میرے پاس ہیں یا نہیں. اسلام ہمیں اس پہ پابند نہیں کرتا. صحیح. ڈاکٹر اکرام, اب میں آپ سے قربانی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ قربانی ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیا اگر ہمارے پاس خریدنے کے پیسے یا اتنی استطاعت ہو یا اس سے کتنی زیادہ ہماری استطاعت ہو تو ہمارے اوپر قربانی فرض ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ پیسے ہم خود نہیں کماتے, وہ ہمیں دیے جاتے ہیں ہمارے پیرنٹس کی جانب سے, ہمارے گارڈینس کی جانب سے. تو قربانی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ اسلام اس حوالے سے کیا احکامات ہیں اسلام؟ پیسے اگر خود کمائے ہیں تو وہ اپنے ہیں, اور اگر کسی نے گفٹ کر دیے ہیں تو وہ بھی اپنے ہیں. اگر اخراجات وغیرہ کے لیے دیے ہیں, عارضی کام کے لیے دیے ہیں تو وہ اپنے نہیں ہوتے, وہ کسی کے دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ سونے اور چاندی کو بنیادی معیار بنایا گیا ہے اس کے لیے, قربانی کی استطاعت کے لیے بھی, صدقہ فطر کی استطاعت کے لیے بھی, زکوٰۃ کی استطاعت کے لیے. زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اگر انسان صاحب نصاب ہے اور صاحب نصاب میں کم از کم درجہ جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کا ہے, 52.5 تولے چاندی موجود ہو یا اس کی قیمت انسان کے پاس موجود ہو, پورا سال اس کے اوپر گزر جائے, پورا سال ایسے گزر جائے کہ اس کے کھانے پینے کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں, اس کے گھر کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں, اور یہ پیسہ اس کے پاس سیونگ میں پڑا ہوا ہے یا یہ چاندی اس کے پاس سیونگ میں پڑی ہوئی ہے, تو پورا سال اس پہ گزر جاتا ہے, پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر اس وقت جب قربانی کا دن آ رہا ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے جس سے 52.5 تولے چاندی لے سکتے ہیں یا 7.5 تولے سونا, یہ اپر لمٹ ہے, 7.5 تولے سونا لے سکتے ہیں یا اتنا سونا موجود ہے, تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اس کے لیے سال گزارنا ضروری نہیں ہوتا, یہ استطاعت, اس کے لیے سال گزارنا ضروری نہیں ہوتا. قربانی چونکہ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں, قربانی کی فرضیت, اس کی واجبیت یا سنت ابراہیمی, اس گفتگو میں رہتے ہیں کہ یہ فرض ہے, واجب ہے یا یہ سنت ابراہیمی ہے, کیونکہ کریں گے تو یقینی طور پر اللہ کی راہ میں ایک فلسفہ موجود ہے قربانی کا, نہیں کریں گے تو اس پر بحث ہوتی ہے. ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. سنت ابراہیمی سے یہ سمجھنا چاہیے کہ سنت کا معنی طریقہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کام کیا تو یہ طریقہ ان کی طرف منسوب ہو گیا. اس کے بعد اس کو ہم نے اپنایا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ فرمایا تھا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو صحابہ نے پوچھا تھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ قربانی کے اوپر جتنے بال ہیں
उन सब बालों के बराबर उनको गिने तो उनके बराबर नेकी होगी आपको। तो सहाबा ने पूछा कि जी बाज़ जानवर तो ऊन वाले होते हैं, उनके बाल तो बहुत ही बारीक होते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बराबर भी आपको सवाब मिलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम हमेशा करें वो वजूब के दर्जे पे आ जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी किया करते थे। इसलिए कुर्बानी करना वाजिब है उन लोगों के लिए जिनके पास इतना माल हो, 52.5 तोले चांदी या उनकी कीमत हो, या 7.5 तोले सोना हो, या इन दोनों तीनों चीज़ों को मिला के नकदी को, सोने को, चांदी को इतना हो जाए कि 52.5 तोले चांदी उससे आ सकती हो। अब इसमें आजकल एक इशू आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि जानवर बहुत महंगे हो गए हैं, और बाज़ दफ़ा तो जानवर जो हैं वो 52.5 तोले चांदी से ऊपर चले जाते हैं, तो फिर इंसान किस तरीके से ले। तो फिर आजकल के फ़ुक़हा इस बात पे गौर कर रहे हैं, और उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि अगर कोई शख्स हिम्मत करके इधर उधर से पकड़ा के भी 52.5 तोले चांदी वाले ही निसाब के ऊपर कुर्बानी कर देता है, जहन में ये होता है कि चलें अल्लाह ताला का एक हुक्म है वो भी पूरा हो जाएगा, आसपास के लोग जो हैं उनकी मैं कुछ खिदमत भी कर लूँगा, उनके घर गोश्त पहुँचाऊँगा, वो खुश हो जाएंगे, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। और कोई बंदा अगर कहता है कि जी मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, तो फिर बेशक वो 7.5 तोले सोने पे चला जाए, उसको गिन ले। अगर उसके पास इतनी ताकत है फिर तो ज़रूर ही करे, अगर इतनी नहीं है तो फिर कम वाले में वो फजीलत के तौर पे करे तो बड़ी अच्छी बात है। सही सही। अच्छा, जिस तरह मैंने आपसे जो सवाल किया मैं उसी से लिंक करूंगी, जो घर के दीगर फ़र्द होते हैं, चाहे अगर एक घर में 5 अफराद हैं और जायदाद पेरेंट्स की होती है लेकिन बच्चों के नाम नॉमिनेट होती है, जिस तरह आपने कहा कोई गिफ्ट भी दे तो वो फिर भी आपके ही पैसे हैं, और वो बच्चे देखा जाए तो उनके पास 7.5 तोले से ज़्यादा ही वो अमाउंट बन रही होती है। तो उस घर का, बच्चे नहीं कहूँगी, टीनेजर्स कहूँगी या बालिग अफराद कहूँगी, उस घर के अगर 5 अफराद हैं तो 5 के 5 कुर्बानी करेंगे, क्योंकि उनके पास वो उतने पैसे तो हैं जो 7.5 तोले के इक्वलेंट होते हैं या 52.5 तोले के इक्वलेंट चांदी है, तो वो क्या 5 के 5 ही करें? जायदाद अगर तो बच्चे के नाम लगा दी है, उसके हैंड ओवर कर दी है, तो फिर तो ज़रूरी है, ज़रूरी है, हाँ फिर ज़रूरी है। लेकिन अगर उसके हैंड ओवर नहीं की, किसी के नाम नहीं लगाई, किसी को गिफ्ट नहीं की, तो वरासत जो है वो इंसान की वफ़ात के बाद होती है, उससे पहले वो सिर्फ़ वालिद की मिल्कियत है। जिसके पास इतना पैसा अपना होगा, अपनी मिल्कियत होगी, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। वालिद की मिल्कियत ज़्यादा होने की वजह से बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, जब तक उनको उतना पैसा उनके नाम ना लगा दिया जाए, उनको गिफ्ट ना कर दिया जाए, ये जो जायदाद उनको मुंतकिल न कर। और हम ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को भी डॉक्टर साहब देख सकते हैं कि अगर कोई ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है और उसकी रकम जो है वो 7.5 तोले से ज़्यादा की है और एक बंदा यूज़ कर रहा है, तो वो भी कुर्बानी के ज़ुमरे में ही आएगा कि इवन अगर उसके पास और कुछ भी नहीं है तो? नहीं, कुर्बानी एक टैक्स नहीं है, कुर्बानी एक इबादत है। टैक्स तो हम लगा लेते हैं गाड़ी के ऊपर, लेकिन कुर्बानी और ज़कात गाड़ी के ऊपर नहीं आती। वो आपके इस्तेमाल की चीज़ है। आपने बड़ा अच्छा घर बनाया है, बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है, उस पर ज़कात नहीं है, उस पर कुर्बानी नहीं है। और आपने बहुत महंगी गाड़ी ली हुई है, उस पर कुर्बानी और ज़कात नहीं है। बिल्कुल सही। और चूँकि कुर्बानी का फ़लसफ़ा भी जो इसके नाम से ज़ाहिर है कि अब थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा के जो चीज़ अजीज़ कुर्ब हासिल करना जी, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना। दिखावे के लिए जानवर अब महंगे होने की आपने बात की, अब महंगे तरीन जानवर ख़रीदे भी जाते हैं, उनकी नुमाइश भी की जाती है कि हमने इतना महंगा जानवर लेके कुर्बान किया है। एक ये रवैया, और फिर इसके साथ साथ एक और इसके साथ जुड़ा सवाल ये है, जैसे मानूर ने सवाल किया था अहले खाना के हवाले से, मियाँ और बीवी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की इनकम है, क्या दोनों कुर्बानी अलग अलग कर सकते हैं या दोनों की एक ही कुर्बानी होगी? पहले मैं यही बात अर्ज़ करूँगा कि दोनों के पास अगर अलग अलग इतनी रकम है और वो साहिब निसाब हैं तो दोनों अलग अलग कुर्बानी करेंगे। उनके पैसों का एक दूसरे के साथ इस लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो अपने पैसे के हिसाब से होता है। एक जो दिखावे वाली बात है, तो कुरान मजीद में हमें नमाज के बारे में बताया गया है कि उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो कि दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, नमाज के असल मकसद को भूले हुए होते हैं। कुर्बानी हम दिखावे के लिए करते हैं तो वो भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अगर नीयत गोश्त खाने की है तो वो भी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी होगी, उसके बाद गोश्त खाने को आप ख़ुद ब खुद मिल जाएगा, वो आप खा लेंगे, लेकिन अपनी नीयत को दुरुस्त रखना जो है वो ज़रूरी है, और दिखावा तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि दिखावा इस्लाम ने इसका सख्ती से मना किया हुआ है। अब लाइफ ऐसी है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी इवन गोश्त की तकसीम करते हुए भी लोग बता रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं। फिर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी जो कि हम बचपन से देखते आए और अभी तक
سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک کہتا ہے کہ اگر جب ہم اپنے قربانی کا جانور کی تصویر لگاتے ہیں کہ ہمارا قربانی کا جانور، تو وہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے. پھر ایک طرح سے شو آف بھی ایسا ہے کہ ہر بندے کے بچے کہتے ہیں کہ میرے گھر بھی قربانی کا جانور آئے، کیونکہ بچے ایک بڑے ولنریبل سچویشن میں ہوتے ہیں، سٹیج ایسی ہے لائف کی، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو کیا یہ لگانی چاہیے تصویریں یا نہیں لگانی چاہیے؟ یا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ہم نے بس ایسے ہی شوق سے لگا دی ہیں، اس کا مقصد، ہماری نیت تو صاف ہے لیکن ہمارے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو دیکھ کے حسرت کرتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ اپنی خوشی کسی غمزدہ کے سامنے نہ دکھاؤ. تو اب اس میں صحیح کیا ہے؟ کیا تصویریں لگانا اپنے جانور کی سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر نیت پر. قربانی شعائر اللہ میں سے ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کے تقوی کی علامت ہے. تو اس لیے اگر سوشل میڈیا پہ کوئی جانور کی قربانی کی وہ لگاتا ہے تصویر، اس نیت سے لگا لیتا ہے کہ لوگوں کو شوق پیدا ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں اگر وہ بڑائی اپنی دکھا رہا ہوگا، ریاکاری کر رہا ہوگا، تو سوشل میڈیا پہ بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس میں تو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم بڑائی دکھانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے تو ہرگز تصویریں نہ لگائیں. اگر ہم تصویر لگاتے ہیں اس کے ساتھ 2-4 کلمات اللہ تعالیٰ کے شکر کے لکھ دیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم قدردانی کی بات کر لیں اور لوگوں کو دعا کرنے کا کہہ دیں، اس قسم کی اگر چیزیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اس کے ساتھ شامل کر لیں گے، تو یہ لوگوں کو شوق دلانے اور ترغیب دلانے کا ذریعہ ہو جائے گا. اور شوق دلانا اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب بہت شکریہ. آپ سیکرٹری اسلامی نظریاتی کونسل ہیں اور قربانی کے فلسفے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور قربانی قرب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قدم چل کے آؤ گے تو خدا کی رحمت 10 قدم چل کر ہماری طرف آئے گی. تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نیتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا ہے، کیونکہ نیتیں خدا پاک دیکھتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات ہماری نیتیں دیکھتی ہے، لیکن ہمارے اعمال لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. تو ہمیں نیتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی بالکل جناب، کیونکہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی جب تک انسان خود نہ معاف کرے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی عید کے پہلے دن. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.